शिक्षा देश की भावी पीढ़ी के भविष्य का निर्धारण करती है, अतः इसमें एकरूपता होनी चाहिए, अराजकता नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे शिक्षा में एकरूपता के बारे में कि शिक्षा में एकरूपता हो, अराजकता नहीं। स्वतंत्र भारत में आज शिक्षा पूरी तरह अराजकता की स्थिति में पहुंच चुकी है। प्राथमिक शिक्षा में एक ओर तो ग्रामशाला या राजीव गांधी पाठशालाएं हैं, जिसमें 1,000-1,200 रुपये मासिक पारिश्रमिक पाने वाला एक अध्यापक, तो दूसरी ओर पंचायत समितियों के नियंत्रण में चलने वाले ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें कि अध्यापकों और छात्रों दोनों के ही हाल बुरे हैं। कहीं शाला भवन है तो कहीं नहीं है। अध्यापक अक्सर सरपंचों की दादागिरी के शिकार होते हैं। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ राजनेताओं की ताबेदारी का भी दायित्व उन पर आ जाता है। शहरी क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का नियंत्रण शिक्षा विभाग के पास होता है। इन पाठशालाओं के भवन प्रायः जर्जर, संकरे, अपर्याप्त हवा रोशनी वाले होते हैं। सरकारी विद्यालयों में साधन सुविधाओं का भी अभाव होता है। तीसरी प्रकार के निजी प्राथमिक स्कूल हैं, जिन्हें स्कूल की बजाय दुकानें कहना ज़्यादा सटीक होगा। इन्हें हर नगर कस्बे के हर गली मोहल्ले में देखा जा सकता है। स्थान का यहाँ भी अभाव होता है। पढ़े लिखे बेरोजगारों को यहाँ नाम मात्र के वेतन पर अध्यापक रखे जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम और पब्लिक स्कूल के नाम पर इनके मालिक संचालक अभिभावकों की जेबें तबीयत से बेरोक टोक हल्की करते रहते हैं। चौथी प्रकार के वे हाई फाई पब्लिक स्कूल हैं, जिनमें पढ़ाना अभिभावकों के लिए स्टेटस सिंबल होता है। इनमें प्रवेश भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तगड़ी एडमिशन फीस, डोनेशन और न जाने क्या क्या तामझाम इनके होते हैं। ये स्कूल अभिजात्य और धनाढ़ लोगों के ही बूते के होते हैं। इन्हीं की तर्ज पर सरकारी नवोदय विद्यालय आरंभ किए गए, जिनकी संख्या हर जिले में 1 या 2 होती है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी इसी प्रकार सरकारी, निजी और पब्लिक स्कूल जैसी 3 श्रेणियां हैं। सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे, निजी विद्यालयों में मध्यम वर्ग के बच्चे तथा पब्लिक स्कूलों में धनाढ़ियों के बच्चे पढ़ते हैं। उच्च कॉलेज शिक्षा में सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज 2 मुख्य प्रकार हैं। तीसरे प्रकार के मेयो कॉलेज, सेंट स्टीफन, सेंट जेवियर, दून स्कूल, वनस्थली विद्यापीठ जैसे नामी गिरामी कॉलेज हैं, जिनमें पूर्व राजा महाराजाओं, धन्ना सेठों या वर्तमान राजनेता शासकों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। पहले इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज सरकारी ही होते थे, किंतु अब प्राइवेट कॉलेज खोलने की स्वीकृतियां सरकार देने लगी हैं। ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए ही हैं जिनके अभिभावकों के पास अनाप शनाप पैसा है, किंतु उनके बेटों के पास मेरिट नहीं है, जिनके आधार पर उन्हें सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिल सके। कैपिटेशन व डोनेशन के आधार पर यहाँ से एडमिशन खरीद सकते हैं। ये उच्च शिक्षा की ऊंची दुकानें हैं। हमारे देश में शिक्षा की स्थिति पूरी तरह अराजकता से ग्रस्त है। ऐसी शिक्षा देश के भावी नागरिकों में परस्पर स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भाव कैसे उत्पन्न कर सकती है? ऐसी शिक्षा छात्रों में अलग अलग प्रकार की मानसिकता उत्पन्न करती है। सरकारी स्कूलों और गली मोहल्ले में चलने वाली शिक्षा की दुकानों में शिक्षा पाने वाले बालकों में निरीह जनता की मानसिकता विकसित होती है। ऐसी जनता की मानसिकता जिसे जब चाहे तब हर कोई जिबह कर सकता है। पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सुविधा भोगी, साधन संपन्न शासकों की मानसिकता का विकास पाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा एक ही देश में 2 प्रकार के नागरिकों का निर्माण कर रही है। ईमानदारी से देखा जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि हमारे देश में बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आरंभ के 5-6 वर्ष शिशु की शारीरिक विकास के होते हैं। इस आयु में उसे सहज रूप से बढ़ने की चारी दीवारी में कैद करना उसके शारीरिक मानसिक विकास में बाधक बनना है। इस आयु में बच्चा अपने आप बहुत कुछ सीखता है, माता पिता से प्रश्न करता है, अपने आसपास की प्रकृति को, पर्यावरण को देखता है, उसे जानने समझने का प्रयास करता है। उस समय तो उसे विस्तृत परिवेश चाहिए। उसका मन दौड़ने भागने, तितलियों को पकड़ने, खेलने कूदने का होता है। ऐसे में उसे स्कूल की संकुचित 4 दीवारी में आधे अधूरे अप्रशिक्षित अध्यापकों की निगरानी में छोड़ना देश की भावी पीढ़ी के प्रति बड़ा अन्याय है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त जिस अराजक स्थिति का वर्णन पूर्व में किया गया है, उस स्थिति में विकसित और शिक्षित होने वाला शिशु अनेक मानसिक ग्रंथियों को लेकर बढ़ेगा। यह वक्त की हवा में तिनके की तरह उड़ने वाला व्यक्ति होगा, समय की दिशाओं को मोड़ने का साहस रखने वाला व्यक्ति नहीं।
उसमें क्या सही है और क्या गलत है इसको जानने वाला विवेक भी नहीं होगा। ऐसे नागरिक धरती का बोझ तो बढ़ा सकते हैं पर अपने देश व समाज का भार हल्का नहीं कर सकते। अतः इस अराजकता को समाप्त करना आवश्यक है। शिक्षा में एकरूपता लाना आवश्यक है। यह कार्य सरकार ही कर सकती है। इस कार्य को सरकार को ही करना चाहिए। यह कार्य कठिन नहीं है। सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। धन की कमी हो सकती है, उसे जन सहयोग से पूरा किया जा सकता है। पाठशाला भवनों एवं परिवार के लिए राज्य स्तर पर एक मानक होना चाहिए। पाठशालाओं के लिए जो भी नए भवन बने वे मानक के अनुसार होने चाहिए। पाठशालाओं के भवन के सामने पर्याप्त प्रांगण का प्रावधान तथा उसके निकट ही खेल का मैदान होना चाहिए। निजी विद्यालयों के लिए भी भवन एवं परिसर के लिए मानक होने चाहिए। जो संचालक और संस्थाएं इन मानकों का पालन नहीं करती उनकी मान्यताएं समाप्त करके उनके विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। निजी विद्यालयों के मानक सरकारी विद्यालयों से भिन्न तो हो सकते हैं पर उनमें एकरूपता होनी चाहिए। विद्यालय चाहे सरकारी हो या निजी, उसमें अध्यापक सरकार द्वारा निर्धारित स्तर पर शिक्षित प्रशिक्षित होने चाहिए। उनके वेतन में एकरूपता होनी चाहिए। साथ ही आरक्षण के सरकारी नियमों की पालना भी होनी चाहिए। गरीब और पिछड़े बच्चों के निःशुल्क या नाम मात्र शुल्क पर पढ़ने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर मान्यता रद्द करने और स्कूल बंद करने के प्रावधान होने चाहिए। इसमें किसी भी पाठशाला को छूट नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम, अभ्यासक्रम, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकाओं में भी एकरूपता होनी चाहिए। सभी विद्यालयों के लिए एक ही गणवेश होना चाहिए। सरकारी एवं गैर सरकारी में थोड़ा सा अंतर रखा जा सकता है, किंतु गैर सरकारी विद्यालयों के गणवेश में एकरूपता होनी चाहिए। सरकार पाठ्य पुस्तकों के आवरण पर यह संकल्प छात्रों के लिए बहुत पहले से छाप रही है। मैं भारतीय हूँ, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। ये सब बातें उस संकल्प को सच करने के सोपान हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे देश की भावी पीढ़ी के बालक एवं युवक स्वयं को भारतीय माने और सभी भारतवासियों को अपने भाई माने तो ये करना ही होगा। एक भाई एक तरह के विद्यालय में पढ़े और दूसरा भाई दूसरी तरह के विद्यालय में पढ़े और दूसरी तरह का ही गणवेश भी पहने तो यह उचित नहीं होगा। भारत बनाने की प्रक्रिया यही है। अब तक शिक्षा में जो कुछ भी चलता आ रहा है उसमें भारत बनाने की प्रक्रिया कम और भारत को खंड खंड करने की प्रक्रिया अधिक है। भारत को खंड खंड करने की प्रक्रिया अब बंद होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में शरीर रचना, स्वास्थ्य, व्यायाम, खेलकूद, आहार विहार आदि के सैद्धांतिक ज्ञान का समावेश तो है ही, किंतु इसका व्यवहारिक पक्ष उपेक्षित है। पाठशाला स्तर पर उसे व्यवहार में लाने का नियमित क्रम चलना चाहिए ताकि सभी छात्र सवेरे समय पर उठें या नहीं, उन्होंने अपने दांत एवं मुंह की नियमित सफाई की है या नहीं, व्यायाम किया है या नहीं, कोई अस्वस्थ हुआ तो उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या हुआ, भविष्य में वह अस्वस्थ ना हो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। इस कालांश में प्रत्येक छात्र से प्रश्न भी पूछा जाए, उनके उत्तरों की सच्चाई को भी परखा जाए और किसी को भी कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी किया जाए। ऐसा करने से उसमें स्वस्थ रहने की आदत बनेगी जो जीवन भर काम आएगी। इसी प्रकार नियमित व्यायाम करने की भी आदत छात्रों में डालनी चाहिए। खेल कूद की प्रवृत्तियां भी स्कूलों में धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, इन्हें नियमित करना चाहिए। खेल कूद से टीम की भावना का विकास होता है और साथ ही साथ खेल भावना का भी विकास होता है। पिछले दिनों जापान में विद्यालयों में खेल कूद को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई थी। एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि वहाँ के युवकों के काम करने की क्षमता में कमी आई थी। इसका कारण यह था कि पाठशालाओं में खेलकूद की प्रवृत्तियों पर कम ध्यान दिया जाने लगा था। भारत में भी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ऐसी मान्यता को नकारना होगा। सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। सारे पाठ्यक्रम एक जैसे होने चाहिए। पढ़ाई के तरीके, अभ्यासक्रम, गृह कार्य में एक रूपता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जटिल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। बहुत सारी बातें जो कक्षा के कमरे में बैठकर कठिनाई से समझाई जाती हैं, उन्हें धरती आसमान के नीचे प्रकृति की पाठशाला में आसानी से समझाई जा सकती हैं। हर 15 दिन में या महीने में एक दिन ऐसा निश्चित होना चाहिए जिस दिन बच्चे प्रकृति के खुले आंगन में पेड़ पौधे, नदी तालाबों, सूरज चंदा, पर्वत, पशु पक्षी,
फसलों आदि को देखकर कक्षा में पढ़ी हुई बातों को उनकी वास्तविकता में देख सकें। यह बात देश के शासकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को दिल दिमाग की गहराइयों तक समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा में व्याप्त भेदभाव अराजकता की स्थिति लाएगी। बचपन में बालकों को अलग अलग ढंग से स्कूलों में बांटना एक तरह से देश को खंड खंड करने की जैसी ही बात है। शिक्षा में एकरूपता देश की एकरूपता निश्चित रूप से लाएगी। प्रादेशिक भाषाओं ने प्रदेशों में पृथक राष्ट्रीयता विकसित की और प्रादेशिक दल विकसित हुए और आज राष्ट्रीय दल प्रादेशिक दलों के रहमो करम पर शासन चलाने के लिए विवश हुए हैं। यह राष्ट्रहित में है कि संपूर्ण भारत में शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। राष्ट्र धरती का टुकड़ा मात्र नहीं होता, यह राष्ट्र तो देशवासियों के दिल में बसने वाली उत्कृष्ट भावना होती है जो कभी कभी धरती का टुकड़ा नहीं होने के बावजूद भी जिंदा रहती है और फिर से धरती का टुकड़ा हासिल करती है। इजराइल और फिलिस्तीन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इस दृष्टि से भारत को अभी भी पुख्ता तौर पर राष्ट्र बनना है। यह जो विस्तृत भूभाग जिसे हम भारत कहते हैं, पहले कई राजा, रजवाड़ों और नवाबों के आधिपत्य में था। अंग्रेज शासकों ने इसे एक सूत्र में पिरोने का काम किया। जाते समय वे इन राजे रजवाड़ों को यह अधिकार दे गए कि वे चाहते तो भारत में मिलते या पाकिस्तान में मिलते या चाहते तो स्वतंत्र रह सकते थे। स्वतंत्र भारत में रियासतों का विलीनीकरण हुआ। इसके बाद भी भारत रूपी पुख्ता राष्ट्र का निर्माण होना शेष है। इसी कारण गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आज भी सरकारी समारोह के मोहताज बने हुए हैं। ये जन जन की आशा और उल्लास के पर्व नहीं बन सके। भारत को राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा एक बहुत कारगर सूत्र और सेतु हो सकती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण करते समय समुदायों के हित साधन की स्वार्थ भावना से नहीं, राष्ट्र निर्माण की विवेक भावना से काम लेना होगा। शिक्षा में व्याप्त अराजकता को समाप्त करके उसमें एकरूपता लानी होगी। इसके लिए प्रादेशिक भाषाओं का मोह हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे अन्य कई संकुचित स्वार्थ भी छोड़ने पड़ेंगे जो चंद लोगों का हित साधन करते हैं और देश के जन जन को बड़ी हानि पहुंचाते हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा कॉलेज शिक्षा में जो भी अराजकता व्याप्त है उसे समाप्त करके एक व्यवस्था बनानी आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो षड्यंत्र है इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है। तिलक, जिन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1952 में जब स्वतंत्र भारत में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ तो तिलक के उत्तराधिकारी पंडित नेहरू ने कांग्रेस में 6% ब्राह्मणों को टिकट दिया और जिनमें से 56% ब्राह्मण चुनाव जीत कर आए और लोकसभा की कुर्सियों पर आसीन हुए। आज़ादी पाने के इतने साल बाद देश की जनता को तिलक और नेहरू के इशारों को समझ लेना चाहिए कि स्वराज्य किस जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसकी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। 3% लोगों को 6% कुर्सियां मिली। शिक्षा तंत्र और शिक्षा व्यवस्था का गणित इससे बेहतर नहीं, बुरा ही है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के नियामक क्यों सोचने लगे कि इन जातियों के बच्चे भी पढ़ें, उन्हें सरकारी नौकरियां मिलें। इस कठोर सत्य को जो थोड़े से लोग जान समझ सके हैं वह भी ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू जी छत्रपति, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे महापुरुषों की बदौलत है। शेष भारत तो इन स्वार्थी शिक्षा नियामकों द्वारा फैलाए गए भ्रम के अंधकार में डूबकर अपने ही शत्रुओं की पूजा और गुणगान करने में लगा हुआ है। 2500 साल पहले की मनुस्मृति की रचना के साथ शुरू हुई इस साजिश को शिक्षा के क्षेत्र से जब तक समाप्त नहीं किया जाता तब तक भारत की भावी पीढ़ी का भविष्य सुधरने वाला नहीं है। शिक्षा में यह अराजकता इसकी स्थिति धीरे धीरे बना दी गई है। यह स्वार्थी तत्वों की शरारत है। शरारत के बजाय उसे हिमाकत कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस हिमाकत के चलते भारत की भावी पीढ़ी का भविष्य क्या है? जीवन के बेहतरीन वर्षों को शिक्षा को समर्पित करने और माता पिता की लाखों रुपए की पूंजी इसमें लगाने के बाद भी कोई युवक हताशा और निराशा में डूबा हुआ, बेरोजगारी की पीड़ा भोगता हुआ सड़क पर जूतियां चटकाता फिरे तो इसमें दोष किसका है? क्या उन शासकों का नहीं जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर इतने वर्षों तक राज किया और आगे भी जनता को मूर्ख बनाकर पूंजीवाद की बैसाखियों पर चलकर इस देश के सिंहासन पर आसीन होने के मंसूबे बना रहे हैं?
क्या उस शिक्षा नियामकों का नहीं जिन्होंने इस देश की जनता को सच से बेखबर रखा, अपनी रोटियां सेकने के लिए शिक्षा को तवे की तरह इस्तेमाल किया और अब नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश की भावी पीढ़ी को अज्ञानी बनाने की साजिश रच रहे हैं। देश के युवकों को ही इसका निर्माण करना है। शिक्षा में व्याप्त अराजकता को जितना शीघ्र हो सके समाप्त करना है। गरीब अमीर, छोटे बड़े, किसान मजदूर सबके बच्चों के लिए समान और एक रूप शिक्षा की व्यवस्था करना है। इसे संभव बनाने के लिए व्यावसायिक राजनेताओं को सत्ता की कुर्सियों से पहले अपदस्थ करना होगा। उसके बाद ही शिक्षा में व्याप्त यह अराजकता समाप्त होगी। तो ये थी आज की शिक्षा प्रणाली के बारे में छोटी सी जानकारी। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।